हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का यहाँ पर कलेक्शन है दोस्तों, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अब यदि सेशन अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो का यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। देखिए, तो पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल है, कहता है कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। आंसर कीजिएगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑन 22 जुलाई 1947 को, यानी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। क्लियर है। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है तो आप सभी जानते हैं अच्छी तरह। तिरंगा है जिसमें केसरिया रंग ऊपर, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग होता है, और सफेद रंग की पट्टी में ही आपको एक चक्र देखने को मिलता है, पहिया देखने को मिलता है। इसमें यदि आपसे पूछ लिया जाए कितनी तीलियां होती है, तो ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां होती है, ठीक है। 24 तीलियां होती है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, कितना अनुपात में होता है? 3:2 के अनुपात में होता है। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए ध्वज समिति की अध्यक्षता किसने की थी, याद रखिएगा जेबी कृपलानी ने की थी। जेबी कृपलानी ने की थी, ठीक है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज की संरचना यदि आपसे पूछ लिया जाए किसने डिजाइन किया था, तो याद रखिएगा पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। देखिए, अगला सवाल क्या है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह लागू हो गया था। आंशिक रूप से कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को तो पूर्णतः लागू कर दिया गया था, लेकिन आंशिक रूप से 20 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, और कुछ अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। देखिए, नेक्स्ट कर लीजिए। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा, ठीक है, अधिनियमित किया गया था। क्लियर। देखिए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, और लागू कब किया गया था तो बता चुका हूं, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रगान जो है किस भाषा में मूल रूप से लिखा गया, बंगाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है, बंगाली भाषा में लिखा गया था। किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और किस नाम से लिखा गया था? तो भारत भाग्य विधाता के नाम से लिखा गया था। भारत भाग्य विधाता के नाम से लिखा गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय गान को सबसे पहले कहां पर गाया गया था, तो याद रखिएगा कलकत्ता में गाया गया था, ठीक है। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में यह गाया गया था। क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर। देखिए, नेक्स्ट कर लीजिए। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था।
कब अंगीकृत किया गया था? आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अशोक स्तंभ यहां पर बात कर लिया जाए तो 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, और सारनाथ मूल रूप से कहां पर स्थित है दोस्तों? यूपी में स्थित है। ठीक है, यूपी के सारनाथ में स्थित है। इसमें कितने शेर दिखाए गए हैं? 4 शेर दिखाए जाते हैं। ठीक है, सामने से अगर देखा जाए तो 1 2 3 शेर ही दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके नीचे एक गोल आकार का चक्र होता है। क्लियर है? इसके बाएं घोड़ा और दाएं क्या है? एक बैल का चित्र है और एक सिंह बना हुआ है। ठीक है, जो दौड़ती हुई मुद्रा में है। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा के कार्यों पर समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। ठीक है, हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पटाभी सीतारामैया थे। व्यापार समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी को बनाया गया था। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बता चुका हूं दोस्तों, कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, यहां पर बी हो जाएगा दोस्तों, ए नहीं है, जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर ने की थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए संविधान निर्माण का कार्य कितने समय में पूरा हुआ? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गए थे। ठीक है, और संविधान निर्माण में कितना खर्चा हुआ था? लगभग 64 लाख रुपया खर्च हो गया था। ठीक है, और संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल का आंसर कीजिए। देखिए, संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? यहां भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन, ठीक है, छूट गया है। भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वेस्ट बंगाल से हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से चुने गए थे संविधान सभा के लिए? तो पश्चिम बंगाल से चुने गए थे, वेस्ट बंगाल से चुने गए थे। ठीक है, सबसे पहले यहां पर किसको नामांकित किया गया था? जोगेंद्र नाथ मंडल को नामांकित किया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल को यहां से नामांकित किया गया था, लेकिन भीमराव अंबेडकर के चुनाव के लिए ही इन्होंने अपने पद तक का त्याग कर दिया था। क्लियर है। चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कर लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से
फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट कर लीजिए, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों, जापान के संविधान से लिया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बता चुका हूं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली लिया गया है। संसदीय प्रणाली लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो संसदीय प्रणाली की जहां पर भी बात होगी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूके इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वीं अनुसूची में, 5th शेड्यूल में। ठीक है, देखिए विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए किस अनुसूची का प्रावधान किया गया है? 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो याद रखिएगा 6ठी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लीजिए, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर तो आसान है दोस्तों, 9th शेड्यूल में शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 9वीं अनुसूची में किन कानूनों को शामिल किया जाता है? ठीक है, उन कानूनों को शामिल किया जाता है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दिया जा सकता। क्लियर? पहले मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल इज द करेक्ट आंसर ना। देखिए भारत में सरकार द्वारा टैक्स यानी शुल्क और कर लगाने के अधिकार को लेकर संविधान की कौन से शेड्यूल में किया गया है? तो 7th शेड्यूल में किया गया है और इसमें 3 सूची का वर्णन किया गया है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ के विषय संघ सूची में शामिल होते हैं, राज्य सूची के विषय राज्य सूची में शामिल होते हैं और केंद्र और राज्य दोनों के विषय समवर्ती सूची में शामिल होते हैं। ठीक है, जो विषय किसी भी सूची में शामिल नहीं हुए होते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है। ठीक है, और इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 51 विषय को शामिल किया जाता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने
दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।